जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे तनावपूर्ण माहौल की जहां आसमान से आग बरस रही हो। 8 अलग-अलग देशों में मिसाइलें दागी जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक नए और बहुत ही भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में आजकल बस एक ही गूंज है, रिजीम चेंज, यानी सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल। और ये स्थिति सिर्फ दो देशों के बीच की कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी विश्व व्यवस्था को जड़ से हिला देने वाला एक भू राजनीतिक भूकंप है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विस्फोटक स्थिति की तह तक जाने वाले हैं। जी, और हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत दिलचस्प है। ये अजीत अंजुम के YouTube चैनल पर प्रसारित एक बेहद विस्तृत न्यूज़ डिबेट से आती है। हाँ, उस डिबेट में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी और अरब न्यूज़ के इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट संजय कुमार जैसे विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी है और उन्होंने इस पूरे संकट के अलग-अलग पहलुओं को सामने रखा है। सही कहा। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस बात को डिकोड करें कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच अचानक भड़के इस महासंघर्ष की असली वजह क्या है। क्या ये वाकई क्या ये सिर्फ एक वैचारिक युद्ध है या इसके पीछे कुछ बहुत गहरे राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ अपना खेल खेल रहे हैं? यही समझना सबसे जरूरी है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी वामपंथी, दक्षिणपंथी या किसी देश विशेष की विचारधारा का झंडा नहीं उठा रहे। हमारा काम सिर्फ मूल स्रोत में दी गई जानकारी और उसमें निहित तर्कों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। एग्जैक्टली। हम बस उन एक्सपर्ट्स के दावों का विश्लेषण कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। जब हम अमेरिका के इस आक्रामक रुख को देखते हैं तो बाहर से ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मामला लगता है। लेकिन डिबेट की गहराई में जाने पर समझ आता है कि इसके तार सीधे तौर पर अमेरिकी घरेलू राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला था ही नहीं। ये पहले से तय था। इस बात में बहुत दम है। अगर हमें इस पूरी तस्वीर को समझना है तो मिसाइलों और सैन्य अड्डों से थोड़ा ध्यान हटाकर सीधे वॉशिंगटन की तरफ देखना होगा। डिबेट में जो सबसे पहली बात निकल कर आई वो है अमेरिकी नेतृत्व पर इस वक्त का भारी घरेलू राजनीतिक दबाव। हाँ, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय एक बहुत ही मुश्किल राजनीतिक भवन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके सबसे बड़े विदेश नीति हथियार यानी टैरिफ उस पर रोक लगा दी है। और इसके साथ ही मिड टर्म चुनावों का दबाव तो सर पे है ही। उनकी लोकप्रियता की रेटिंग्स भी लगातार गिर रही हैं। और राजनीति का एक बहुत पुराना नियम है कि जब कोई नेता घरेलू मोर्चे पर घिरने लगता है तो देश का ध्यान भटकाने के लिए एक बाहरी दुश्मन या युद्ध वो सबसे कारगर हथियार साबित होता है। तो इस डिबेट के आधार पर यह साफ इशारा मिलता है कि ट्रंप को इस समय एक युद्ध की सख्त जरूरत थी और ईरान से बेहतर निशाना उनके लिए कोई और हो नहीं सकता था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात बताइए, अगर अमेरिका का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना या ध्यान भटकाना है तो फिर ये रिजीम चेंज की बात बार बार क्यों उठ रही है? क्या ईरान में भी वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है जो हमने इराक और वेनेजुएला में देखी थी? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरा मतलब है एक ऐसी कठपुतली सरकार बिठाना जो एक कागज पर हस्ताक्षर करे और ईरान के विशाल तेल और गैस के ठेके अमेरिका के हवाले कर दे। डिबेट में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पूरी कहानी 1979 की इस्लामी क्रांति से जुड़ी है। 1979 से पहले की स्थिति? जी, 1979 से पहले ईरान में एक ऐसी सरकार थी जो पूरी तरह से अमेरिका के हितों के अनुकूल काम करती थी, एक प्रो अमेरिकन रिजीम। तो अमेरिका दशकों से उसी स्थिति को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। तेल और गैस के विशाल भंडार तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आकर्षण है ही। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाकर कॉन्ट्रैक्ट हथियाने की कोशिश हो या वेनेजुएला के तेल उद्योग पर नियंत्रण पाने की रणनीति, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। अमेरिका को एक ऐसा शासन चाहिए जो उनके आर्थिक हितों के रास्ते में ना आए। सीधी सी बात है। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है ना? उनके पास सबसे आधुनिक हथियार हैं। तो फिर हवाई हमलों से ईरान की सरकार को गिराना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि कागजों पर कागजों पर तो ये रणनीति बहुत आसान लगती है कि बम गिराओ और सरकार बदल दो। कागजों पर ये आसान जरूर लगता है, लेकिन जमीन पर ये एक असंभव सपना है।
और यहीं पर सभ्यतागत राज्य या जिसे सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सभ्यतागत राज्य, थोड़ा इसे विस्तार से बताइए। देखिए, ईरान कोई ऐसा नया देश नहीं है जिसे कुछ दशक पहले नक्शे पर लकीर खींचकर बनाया गया हो। इसकी अपनी एक बहुत प्राचीन, गहरी और गौरवशाली पर्शियन पहचान है। एक लंबा इतिहास है। बिल्कुल। ये मुमकिन है कि ईरान की आम जनता अपनी वर्तमान सरकार यानी अयातुल्ला खामेनेई के शासन से बहुत असंतुष्ट हो। वहाँ आर्थिक असमानता और पाबंदियों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं। हाँ, हमने न्यूज़ में देखा है कि लोग सड़कों पर उतरते हैं। जी, लेकिन जब बात किसी बाहरी या विदेशी शक्ति द्वारा आक्रमण की आती है, तो वो सारा आंतरिक असंतोष किनारे हो जाता है और पूरा देश एक कड़े राष्ट्रवाद की भावना से एकजुट हो जाता है। कोई भी स्वाभिमानी सभ्यतागत राज्य ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाहरी लोग आकर उनकी सत्ता तय करें। तो इसका मतलब बाहरी हमले से सरकार कमजोर होने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाती है, क्योंकि उससे जनता की सहानुभूति मिल जाती है। एकदम सही। बाहरी खतरा अंदरूनी मतभेदों को भुला देता है। और अगर इतिहास से सबक लेना हो तो अफगानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने बिल्कुल साफ है। हाँ, अमेरिका ने वहां 20 साल बिताए, ट्रिलियंस डॉलर खर्च किए। उन्होंने हामिद करजई को सत्ता में बैठाया, ये सोचकर कि उनकी पश्तून पहचान के सहारे वो देश को नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन जमीनी जनता का समर्थन न होने के कारण अंत में क्या हुआ? अमेरिका को वहां से वापस लौटना पड़ा और सत्ता दोबारा उसी तालिबान के हाथ में चली गई जिसे वो खत्म करने गए थे। बिल्कुल। उसी तरह ईरान के मामले में रेजा पहलवी जैसे नेताओं का नाम बार बार सामने आता है। ये वो नेता हैं जो दशकों से देश के बाहर बैठे हैं और अमेरिका के समर्थन से ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। लेकिन डिबेट में ये बात बहुत साफ तरीके से रखी गई है कि जमीन पर ईरान की जनता के बीच उनका कोई वास्तविक प्रभाव या जनाधार नहीं है। अब यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी डिबेट में एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा किया गया है। खुद पेंटागन की आंतरिक रिपोर्ट्स ये स्वीकार करती हैं कि कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर ईरान में रेजीम चेंज करना एक असंभव कार्य है। जी, इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि बिना ग्राउंड ट्रूप्स यानी जमीनी सेना उतारे किसी देश की सत्ता नहीं बदली जा सकती। हवाई हमले करके इमारतें तो मलबे में बदली जा सकती हैं, लेकिन एक पूरी शासन व्यवस्था को नहीं उखाड़ा जा सकता। और क्या आज अमेरिका इस स्थिति में है कि वो ईरान जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से जटिल देश में एक लंबा जमीनी युद्ध लड़ सके? आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर अमेरिका इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यही कारण है कि ईरान ने भी इस दबाव के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ईरान ने जो पलटवार किया है, उसने सिर्फ वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की रातों की नींद उड़ा दी है। बिल्कुल। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 अलग-अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। 8 देश, जिनमें यूएई, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर और बहरीन शामिल हैं। मतलब ये आग अब सिर्फ ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। नहीं, ये पूरे क्षेत्र में फैल रही है। खबरें तो ये भी हैं कि कतर में अमेरिकी लॉन्ग रेंज रडार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। हाँ, और दुबई में बुर्ज खलीफा को संभावित हमले के डर से खाली कराए जाने की बातें सामने आई हैं। ये सोचकर ही रूंगटे खड़े हो जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर आधुनिक बनाने में, जिसे इकोनॉमिक रीमॉडलिंग कहा जाता है, उसमें करोड़ों अरबों फूंक रहे हैं। और अचानक उनके पड़ोस में उनके ही शहरों के ऊपर से मिसाइलें उड़ने लगती हैं। उनका सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो दांव पर लग गया ना। यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी विडंबना है। गल्फ के देश किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि इस युद्ध की आग में उनका खड़ा किया हुआ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा भावनात्मक और धार्मिक पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। रमजान का महीना। जी हाँ, ये सब रमजान के महीने में हो रहा है और गाजा में जो कुछ भी हुआ है उसके कारण पूरे अरब जगत की जनता में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ गुस्से की एक बहुत बड़ी लहर है। तो ऐसे संवेदनशील समय में सऊदी अरब या यूएई के शासक चाहकर भी खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने ही देश की जनता के भारी विरोध और यहाँ तक कि संभावित विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। और शायद एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चिंता भी इन खाड़ी देशों को सता रही है, जो इस डिबेट में उभर के सामने आई। मेरा मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि सुन्नी अरब देश अचानक से शिया ईरान के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। उनके बीच के पुराने विवाद तो अपनी जगह हैं ही। विवाद अपनी जगह है, लेकिन कूटनीति में
शक्ति संतुलन या जिसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं वो सबसे अहम होता है। खाड़ी के देश भले ही ईरान को पसंद न करते हों, लेकिन वे ये भी कतई नहीं चाहते कि ईरान पूरी तरह से नष्ट या शक्तिहीन हो जाए। कारण बहुत सीधा है, अगर ईरान कमजोर पड़ गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल एकमात्र और निर्विवाद महाशक्ति बनकर उभरेगा। हाँ, डिबेट में इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्षेत्र का दादा। बिल्कुल, अगर इजराइल इस क्षेत्र का एकमात्र दादा बन गया तो वो अपनी शर्तें सभी अरब देशों पर थोपने लगेगा। वर्तमान में ईरान ही वो अकेली शक्ति है जो इजराइल को इस क्षेत्र में सीधी टक्कर दे सकता है। इसलिए अंदर खाने ये खाड़ी देश यही चाहेंगे कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए ताकि ये शक्ति का संतुलन ना बिगड़े। ये तो हुई मिडल ईस्ट की उलझन, लेकिन इस पूरी बिसात पर बाकी दुनिया का रुख क्या है, खासकर भारत का? डिबेट में भारत की प्रतिक्रिया को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प और तीखा शब्द इस्तेमाल किया गया, ऑस्ट्रिच डिप्लोमेसी। ऑस्ट्रिच डिप्लोमेसी मतलब? शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर छिपा लेना और ये मान लेना कि तूफान चला गया है। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे घर की छत टपक रही हो और कोई कहे कि मुझे तो बारिश की आवाज ही नहीं आ रही। भारत की आलोचना इस बात पर हो रही है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री का इजरायली संसद में जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से गले मिलना कूटनीतिक रूप से एक बहुत ही गलत संदेश देता है। यह आलोचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हमेशा से खुद को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में पेश करता रहा है, विकासशील देशों की आवाज बनने का दावा करता रहा है। लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र पर हुए इस तरह के हमले के खिलाफ भारत की ओर से कोई मजबूत आवाज नहीं उठाई गई है। और यह भारत के ऐतिहासिक, गुटनिरपेक्ष और स्वतंत्र विदेश नीति वाले रुख के बिल्कुल विपरीत है। और अगर वैश्विक मंच की बात करें तो ट्रंप के फैसलों ने वैसे भी दुनिया भर में काफी हलचल मचा रखी है। यह एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बात सिर्फ एक हमले की नहीं है। ट्रंप के कार्यकाल में हमने देखा है कि कैसे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी विश्व व्यवस्था यानी वर्ल्ड ऑर्डर उसे लगातार कमजोर किया है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, विश्व व्यापार संगठन हो या नाटो, यूरोपीय देश विशेषकर फ्रांस और कनाडा भी ट्रंप की इन एक तरफा नीतियों से बहुत आजीज आ चुके हैं। हाँ, इसी डिबेट में ग्रीनलैंड को खरीदने वाले अजीबोगरीब मसले का भी जिक्र किया गया, जिसने ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच दूरियां और बढ़ा दी थीं। तो ऐसे में जब अमेरिका मिडिल ईस्ट के इस नए युद्ध में उलझता है, तो चीन और रूस जैसे देश दूर बैठकर इस स्थिति का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। जाहिर है, रूस और चीन तो यही चाहेंगे कि अमेरिका का सारा पैसा, सारा ध्यान और सारी सैन्य शक्ति ताकत इस मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसी रहे, ताकि उन्हें अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाने का खुला मैदान मिल जाए। और इस बीच ईरान का आत्मविश्वास भी देखने लायक है। डिबेट में ईरान के एक दावे का जिक्र है जो सच में डराने वाला है। वो स्क्रैप मिसाइलों वाला दावा। ईरान का कहना है कि उन्होंने अब तक अमरीकी ठिकानों पर जो दागा है वो सिर्फ उनकी स्क्रैप मिसाइलें यानी कबाड़ मिसाइलें थीं। असली और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अगर ये दावा सच है तो कोई भी सोच सकता है कि फुल स्केल वॉर में तबाही का स्तर क्या होगा। और तबाही की बात आते ही हमें उस मानवीय कीमत को याद करना चाहिए जो ऐसे युद्धों में हमेशा चुकाई जाती है। बिल्कुल। डिबेट में एक ऐसी घटना का उल्लेख किया गया जो बताती है कि युद्ध कभी सिर्फ कूटनीति या हथियारों का खेल नहीं होता। एक ईरानी स्कूल पर हुए इजरायली हमले में 57 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। 57 बच्चे? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि सत्ता परिवर्तन या भू राजनीतिक वर्चस्व के नाम पर जो नीतियां वॉशिंगटन या तेल अवीव के वातानुकूलित कमरों में बनती हैं, उनका असली खामियाजा जमीन पर बेगुनाह इंसान और बच्चे अपने खून से चुकाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच का ये संघर्ष सिर्फ आत्मरक्षा या आतंकवाद का सीधा साधा मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक अमेरिकी राष्ट्रपति की घरेलू राजनीतिक मजबूरियां हैं, चुनाव जीतने की छटपटाहट है और ईरान के अथाह तेल और गैस भंडारों पर कब्जा करने का पुराना लालच है। और दूसरी तरफ एक सभ्यतागत राज्य का वो स्वाभिमान है जो बाहरी दखलंदाजी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। इतिहास हमें बार बार ये बताता है कि मिसाइलों से इमारतें तो गिराई जा सकती हैं, लेकिन किसी देश के नागरिकों की विचारधारा को जबरदन नहीं बदला जा सकता। और ये बात सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर आज की दुनिया पर है। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन्स और कच्चे तेल की कीमतें।
ये सब इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या मिडल ईस्ट में स्थिरता रहती है या नहीं। अगर खाड़ी में युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ उन 8 देशों तक नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर शेयर बाजार और हर आम इंसान की जेब तक पहुंचेगा। विश्व शांति अब सीधे तौर पर इस बात पर टिकी है कि क्या वैश्विक महाशक्तियां अपने अहंकार से परे जाकर कोई ऐसा कूटनीतिक रास्ता निकाल पाती हैं जो इस तबाही को रोक सके। ये समय की सबसे बड़ी मांग है। और जाते जाते इस पूरी गहन चर्चा के आधार पर सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार। हमने देखा कि कैसे अमेरिका जैसी महाशक्ति ने ट्रिलियंस डॉलर खर्च किए, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक लगा दी, लेकिन फिर भी वे अफगानिस्तान या इराक में वैचारिक रूप से दृढ़ लोगों को अपने हिसाब से नहीं ढाल सके। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो अगर आज के इस आधुनिक दौर में भी अपार सैन्य बल और पैसा किसी देश की आत्मा को नहीं झुका सकता, तो क्या हम इतिहास के उस युग के अंत के गवाह बन रहे हैं जहां सैन्य महाशक्ति यानी मिलिट्री डोमिनेंस, उसका मतलब पूरी दुनिया पर निर्विवाद नियंत्रण होना माना जाता था? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि भविष्य के युद्ध अब रडार और आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि वैचारिक दृढ़ता और जनता की इच्छा शक्ति से तय होंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस